नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वॉर रूम। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। और अब हालात व्यूअर्स हमारे देश में भी और पाकिस्तान के साथ जो तनाव बना हुआ है उसको देखते हुए बहुत ज्यादा सेंसिटिव बन चुके हैं। पाकिस्तान के साथ युद्ध की आशंका के बीच पूरे देश में मॉक ड्रिल की तैयारी शुरू हो चुकी है। देश भर के 244 जिलों में मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट की एक्सरसाइज की जाएगी। गृह मंत्रालय की तरफ से इसकी एडवाइजरी राज्यों को जा चुकी है और कल यानी कि 7 मई को पूरे देश में एक साथ ये मॉक ड्रिल कराई जाएगी, जिसकी तैयारियां आज से ही शुरू हो गई हैं। जैसे अगर कोई हवाई हमला होता है भारत की किसी जमीन पर, उससे बचने के लिए हमें क्या करना है, हमले से बचने के लिए जंगी सायरन बजाने के लिए एक मॉक ड्रिल की जाएगी। अगर एयर स्ट्राइक करता है दुश्मन तो पब्लिक को यानी हम सबको, जनता को दुश्मन के हमले के वक्त खुद को बचाने के लिए क्या करना है, इसके बारे में बताया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही साथ तमाम जगहों पर सायरन बजने पर कम से कम वक्त में लोगों को कैसे सेफ लोकेशंस तक जाना है, इसके बारे में भी बताया जाएगा। तो ये सायरन्स इंस्टॉल होना शुरू हो चुके हैं। मॉक ड्रिल में ब्लैकआउट कैसे होगा, इसके बारे में प्रशासन पूरी तैयारी करने में लग चुका है। और कल जम्मू कश्मीर में भी आपको ये सायरन खास तौर पर सुनाई देगा। जम्मू कश्मीर के कई इलाके हैं, अनंतनाग, बारामूला, बडगाम, कुपवाड़ा, पुंछ, यहां पर इस सायरन को इंस्टॉल करके इसकी ड्रिल की जाएगी। मॉक ड्रिल होगी राजौरी, श्रीनगर, पुंछ, पुलवामा, अखनूर, उरी, कठुआ। ये मैं कुछ नाम आपके लिए इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हम सब जानते हैं कि कश्मीर में ये तमाम इलाके जो हैं बेहद सेंसिटिव हैं और यहां पर लोगों को आगाह करने के लिए खतरे से ही ये मॉक ड्रिल की जाएगी। जैसे भी आप देख रहे हैं, स्कूल के बच्चे अचानक कुछ हो जाता है तो उस वक्त बच्चों को क्या करना है, टीचर्स को क्या करना है, सरकारी कर्मचारी क्या करेंगे, बाजारों में जो लोग हैं उनको अचानक सायरन सुनाई देने पर क्या करना है, ये सब इस मॉक ड्रिल का हिस्सा होगा। फिर ऐसे ब्लैकआउट, अब आपने ब्लैकआउट आपने कभी देखा नहीं अपने जीवन में, लेकिन लोग बताते हैं 1971 की जंग हुई थी जब, और पाकिस्तान की एयरफोर्स से बमबारी करने के लिए जब जहाज आते थे तो उस वक्त कई जगहों पर ब्लैकआउट कर दिया जाता था। ब्लैकआउट का मतलब है दुश्मन को कहीं रोशनी नजर ना आए, वो हमारे रोशनी की मदद से अपने बम गिरा ना पाए। और इसके लिए हर जगह आपको टोटल ब्लैकआउट करना है, रोशनी कहीं नहीं होनी चाहिए। इस सबको सुनिश्चित करने के लिए ये मॉक ड्रिल होगी आज, जिसकी तैयारी है, और कल इस मॉक ड्रिल को अंजाम दिया जाएगा। पंजाब में कई जिले पाकिस्तान के साथ बॉर्डर से लगते हैं और ऐसे में वहां पर फौज पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर है। पंजाब के कई जिलों में अब यही जंगी सायरन बजेगा और ब्लैकआउट की एक्सरसाइज की जाएगी। खास तौर पर अमृतसर, बठिंडा, फिरोजपुर में ये मॉक ड्रिल होगी। इसके अलावा गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, पठानकोट, इन तमाम इलाकों में भी पूरी शिद्दत के साथ इस मॉक ड्रिल को कल करने की तैयारी है। मोहाली, बरनाला, बटाला, ये पंजाब के वो इलाके हैं जहां पर ये मॉक ड्रिल की तैयारी इस वक्त पूरी हो चुकी है। प्रशासन के पास कल ये केंद्र का जो है आदेश पहुंचा है, निर्देश पहुंचा है। देश के गृह सचिव ने तमाम राज्यों के गृह सचिवों के साथ बात की है और उनको निर्देश दिया है कि वो अपने नीचे तमाम अमले में, सरकारी तंत्र में इसका निर्देश दे दें कि पूरा मुकम्मल इंतजाम मॉक ड्रिल का कर लिया जाए। अब उत्तर प्रदेश की बात हम करते हैं। देखिए, खास तौर पर जो उत्तर भारत है वहां इसका असर सबसे ज्यादा होगा क्योंकि हमारी जितनी सीमा पाकिस्तान से लगती है वो हमारे पश्चिमी और उत्तर भारत की ही है। अब उत्तर प्रदेश में अगर ये सायरन इंस्टॉल होते हैं तो कहां कहां खास तौर पर लोगों को चौकस रहना है। आगरा, प्रयागराज, बरेली, यहां पर ये मॉक ड्रिल्स होगी। अगर बिल्कुल ईस्ट की तरफ भी जाएंगे, हालांकि वहां पाकिस्तान से दूरी बहुत है, लेकिन फिर दूसरी सीमा भी नजदीक उधर से आती है, तो गाजियाबाद में, गोरखपुर में, झांसी में, मथुरा में, मेरठ में, मुरादाबाद में, यहां भी ये सायरन इंस्टॉल किए जाएंगे। सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में, बागपत में। अब जैसे आप थोड़ी सी आवाज अभी सुन रहे हैं, सुनिए इसको। ये ऑल क्लियर का सिग्नल हो गया है। ऑल क्लियर का मतलब है हमला खत्म हो चुका है। ये सायरन का मतलब है कि कोई दुश्मन किसी रेड की कोशिश कर रहा है। दुश्मन के हमले से बचने के लिए यूपी में सरकारी तंत्र ने पूरी तैयारी कर ली है। मेरठ में आज ही ये जंग का सायरन बजा करके इसका टेस्ट किया गया। ये आपने सुना, ये सायरन की आवाज, ये मेरठ में सायरन इंस्टॉल किया गया है। यूपी के कई जिलों में कल मॉक ड्रिल होने जा रही है और वहां ये सायरन कल भी आपको सुनाई देगा। आगरा, प्रयागराज, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, मथुरा, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, ये तमाम
एरियाज जो हैं खास तौर पर यहां प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात तो सीमावर्ती क्षेत्र है ही हमारा। वहां पर अहमदाबाद में, जामनगर में, कच्छ में मॉक ड्रिल होगी कल। गांधीनगर, सूरत, वडोदरा में भी सायरन्स इंस्टॉल होंगे। भरूच, नवसारी, महसाना में भी कल पूरे दिन ये मॉक ड्रिल की रिहर्सल की जाएगी। भावनगर में भी सायरन बजेगा। जैसे आप लोगों की तैयारी देख रहे हैं, इनको इंस्ट्रक्ट किया गया है सायरन बजा मतलब क्या, आपको क्या करना है। जमीन पर लेट जाना है, कोई सुरक्षित जगह देख लेनी है, आपके सर पर कोई छत होनी चाहिए उस वक्त या नहीं होनी चाहिए। ये सारी बातें प्रशासन और पुलिस आपको बताएंगे, सिविल डिफेंस के लोग आपको बताएंगे। लेकिन एक बात सबसे महत्वपूर्ण जो मैं भी आपको बता रहा हूं और तमाम हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो अभी आपसे हम लोग बात करेंगे तो डिटेल में बताएंगे, इन सारी तैयारियों से आपको किसी किस्म के पैनिक में नहीं आना है। ये अगर जहां आप हैं, जहां आप रह रहे हैं, यहां काम कर रहे हैं, वहां कोई खतरा होता है तो उससे आपको बचाने के लिए यह किया जा रहा है। और देखिए, ये एक देश के तौर पर, देश के नागरिकों के तौर पर हमें अपना दिल मजबूत तो करना ही पड़ेगा अगर आपको दुश्मन को जवाब देना है। सरकारें या फौजें उतना ही काम या वैसा ही काम कर पाती हैं जितने हौसले के साथ देश की जनता उनके पीछे खड़ी होती है। तो पूरे हौसले के साथ अगर हम अपनी सेनाओं के हाथ मजबूत करेंगे तो वो मुकम्मल जवाब वो दे पाएंगे जो दुश्मन को दिया जाना जरूरी है। राजस्थान में भी सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ। जैसलमेर बिल्कुल बॉर्डर का इलाका, बीकानेर, बाड़मेर, यहां पर भी सायरन्स इंस्टॉल हो रहे हैं। पाकिस्तान के बॉर्डर से सटे गंगानगर में ब्लैकआउट की प्रैक्टिस की जाएगी। भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, बाड़मेर, अलवर, बूंदी, सीकर, यहां पर भी ट्रेनिंग दी जाएगी। खास तौर पर स्कूल्स, बाजार, रिहायशी इलाके, क्योंकि अगर जंग जैसे हालात हों तो नहीं हम कह सकते कि दुश्मन कहां आएगा या कहां नहीं आएगा, इसलिए सबको सतर्क रहना पड़ेगा। हमारे साथ मेजर जनरल राजर कोचर साहब, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी, एयर कमोडोर एयर बहल साहब, एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव साहब हमारे साथ हैं। मैं आपको तस्वीरें भी दिखाता जाऊंगा। इस सायरन की आवाज को थोड़ा सा आप लोग सुनने की आदत डाल लीजिए। ये सायरन क्यों जरूरी है, ब्लैकआउट का क्या मतलब होता है, ये आप लोगों को समझना जरूरी है। और आखिरी बार मुझे लगता है 1971 में हमने ये सब कुछ ड्रिल जो होगी की होगी। इसकी तैयारियां होती है प्रशासन के पास, लेकिन अब इसको अपनाने का वक्त आया है। जनरल कुलकर्णी। धन्यवाद सौरभ। जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि घबराने वाली बात नहीं है, पैनिक नहीं करना है। ये तो मैंने खुद 1965 में भी देखा, 1971 में भी देखा। और ये क्यों ज़रूरी है कि जिस तरह से सायरन बजते हैं, अमूमन अब आजकल जो पुराने इसमें मिलों में सायरन बजते थे या जहाँ पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज होते थे वहाँ सायरन बजते थे और अभी भी बजते हैं। तो जब ड्यूटी चेंज होती है या तो ये जो सायरन्स हैं, इसके बजने से नॉर्मल पब्लिक को ये नहीं लगना चाहिए कि हड़बड़ाहट हो जाए। हड़बड़ाहट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अमूमन क्या होता है, जब भूचाल आता है तो लोग हड़बड़ाहट करते हैं, भागना इधर उधर शुरू करते हैं। उससे बचने के लिए खुदा ना खास्ता, मैं दोबारा कह, खुदा ना खास्ता अगर दुश्मन एयर रेड करता है, हवाई जहाज़ से हमले करता है, तो ये सायरन जब बजते हैं तो मकसद ये होता है, हम लोग उस वक्त स्कूल में होते थे तो मोर्चे बने होते थे कहीं, तो मोर्चों में जाके जगह लेते थे। जहाँ मोर्चे नहीं हैं वहाँ पे ज़मीन पर जाकर के लेट जाते थे। रास्ते पे अगर गाड़ियाँ हैं तो गाड़ियाँ रास्ते से हट जाती थी, एक कोने में हो जाती थी। ये दिन की बात। अगर रात को जब होता था सायरन बजते थे तो ब्लैकआउट होता था। ब्लैकआउट उस वक्त क्या करते थे हम लोग, कार्बन पेपर लेके के शीशे जो है उन पे लगाते थे, घरों के शीशों पर घरे के शीशों पर लगाते, जिससे कि घर की रोशनी बाहर ना जाए। स्ट्रीट लाइट्स जो है वो सब बंद हो जाती हैं, कोई भी कहीं पर भी रोशनी नजर। ठीक है सर, एक एक करके चलें। पहले सायरन, ये सायरन्स कहां इंस्टॉल किए जाते हैं आमतौर पर, क्योंकि लोगों को लग रहा होगा मेरे घर के पास सायरन लगेगा कि नहीं लगेगा, कहां लगेगा? देखिए, हम क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स को सेक्टर्स में डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा। ये हमारा पैसिव एयर डिफेंस का तरीका है। सो उसके जो कंपोनेंट्स हैं कि अगर आपके ऊपर ये सुरक्षा कवच है, घबराने की कोई बात नहीं है। सुरक्षा कवच हमारे देशवासियों के लिए, और 244 डिस्ट्रिक्ट जो सेलेक्ट किए गए हैं, हमारे यहाँ पूरे देश में 806 के आसपास डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें 244 ऐसे डिस्ट्रिक्ट चुने गए हैं जो कि सीमावर्ती इलाकों के पास में या उनकी खास इंपॉर्टेंस है इन टर्म्स ऑफ वेपन प्रोडक्शन एंड ऑल दैट। लेकिन होता क्या है कि आपका मेडिकल इवैक्यूएशन या मेडिकल जो साजो सामान है वो सुरक्षित रहे और ट्रांसपोर्ट हो सके। दूसरा, आपका कम्युनिकेशंस, आप कम्युनिकेट कर सकें कम्युनिटी में।
तो सेक्टर कमांडर के बेसिस पर सारा काम होता है। और तीसरा ये होता है कि आप जब अपने घरों की लाइटें बंद कर देते हैं तो जो नेविगेशन होता है, जो टेरेस्ट्रियल नेविगेशन होता है, क्योंकि उनको भी एक चीज बता दें गौरव, सौरभ, आपके इस पर कि जो आने वाली जो रेड है उसको भी रेडियो साइलेंस ऑब्जर्व करना पड़ता है, रेडार साइलेंस ऑब्जर्व करना पड़ता है। इसलिए अगर आप जमीन पर लाइट नहीं दिखाएंगे तो टेरेन की आइडेंटिफिकेशन नहीं होती है और टारगेट को अटैक करने में दिक्कत आती है। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं जो सरकारी आदेश है। इस मॉक ड्रिल का मकसद क्या है, आप सरल भाषा में जान लीजिए। अंग्रेजी में ये जो निर्देश जारी हुआ है गृह मंत्रालय की तरफ से, पहला पॉइंट, टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ एयर रेड वार्निंग सिस्टम। ये एयर रेड वार्निंग सिस्टम ही है, ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? काम कर रहा है। पहले तो हमारा तंत्र काम कर रहा है। एयर रेड मतलब दुश्मन बम गिराने आ रहा है, बम गिराने आने की संभावना है। ओके, फिर आपने बटन दबाया और अपने को ब्लैकआउट कर दिया, अब आप छिप गए। एक तरीके से पूरा डिस्ट्रिक्ट छिप गया। एक चद्दर के नीचे ढूंढोगे तब ना मारोगे, अंधेरे में आ गया। अंधेरे में आ गया। ओके, और ये तो क्यों जरूरी है? लोगों को मतलब ये जब होगा ग्राउंड पर तो ऑब्वियसली उनको इंस्ट्रक्ट करेगी सरकार। होना क्या होता है, आप घरों की भी बत्तियां बुझा दें, सब घरों की बत्तियां बुझा दें। जैसा जल साहब ने बोला, हम पहले क्या करते थे, हम लोगों ने देखा है, हम कार्बन वाली जो शीट आती थी उसको चिपका देते थे जिससे इतनी सी भी लाइट बाहर न जाए। ओके, तो अगर लाइट बाहर नहीं जा रही तो ऊपर से जो जहाज आ रहे हैं उनको देखने के लिए आप अपने सिस्टम पर डिपेंड करना पड़ेगा। सिस्टम पर डिपेंड करने का मतलब वो कोई ना कोई रेडार या रेडियो साइलेंस को ब्रेक करे। ये सायरन बजने का मतलब, और जो कुछ करने के लिए कहा जाए उसके अलावा सायरन बजने का मतलब ब्लैकआउट, अगर ये बात शाम के बाद की बात है, ब्लैकआउट, हाइड आउट। सौरभ, इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है, 71 की वॉर से जो हम करते थे वो आज की डेट में हमको वो एग्जाम्पल्स नहीं देने चाहिए, क्योंकि आज जिस तरीके का एक एयर अटैक होगा और जो आधुनिकीकरण होगा, जिस तरीके से इंफ्रारेड रडार्स आजकल की काम करते हैं, वो दुश्मन आपको बहुत आसानी से आपके ग्राउंड टारगेट्स को डिटेक्ट कर। आज टेक्नोलॉजी उसके बहुत ज्यादा, हमारे पास भी है, उसके पास भी है, बढ़ गई है। बट सेफ्टी मेजर जो मैं इसमें चाहूँगा, और इसमें मैं NDMA का जिक्र करूँगा, जो हमारी डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है और हमारी सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे होम गार्ड्स। अब ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हर एक स्टेट के लेवल पर भी होती हैं, और ये ऑर्गेनाइजेशंस आज की डेट में सामने आएंगी ट्रेनिंग देने के लिए, क्योंकि खास तौर पे आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अगर कोई हादसा होता है, कैजुअलिटीज होती हैं, उनको कैसे इवैक्यूएशन होगा, उस कैजुअलिटीज को आप हॉस्पिटल तक कैसे लेके जाएंगे, वो सब इस मॉडल का हिस्सा है। यस, और कंट्रोल रूम्स एस्टैब्लिश होंगे। मैं पढ़ देता हूं सर, वो लिखा है, टू टेस्ट द फंक्शनैलिटी ऑफ कंट्रोल रूम्स एंड शैडो कंट्रोल रूम्स। कंट्रोल रूम का मतलब कमांडर साहब? बिल्कुल, कंट्रोल रूम वहां होता है, देखिए एक हॉटलाइन होती है एयरफोर्स के कंट्रोल सेंटर से, वहां से इनपुट मिलता है कि हमारे रेडार्स ने पिकअप किए हैं स्ट्राइक्स या मिसाइल्स। अब तो मिसाइल्स का भी जमाना है, तो वो आके हिट कर सकती हैं। तो पहले प्री रेड वार्निंग होती है, उसके बाद रेड वार्निंग होती है जब रेड एक्चुअली हो रही होती है, और उसके बाद पोस्ट रेड होती है कि रेड हो चुकी है, अब आप स्विच ऑफ कर जाओ, अभी आप नॉर्मल स्टेट में आ जाओ। लेकिन साथ साथ में ये कंट्रोल्स, ये सब हमें सिविलियन को कैसे पता चलता है? ये सायरन से 3 अलग अलग टाइप के सायरन होते हैं, उनके अलग अलग टाइप की ड्यूरेशंस होती है, हाई इंटेंसिटी पिच, लो इंटेंसिटी पिच, और उसको कैसे वेरी किया जाता है। इसी वजह से ये मॉक ड्रिल्स हो रही हैं, ये बताया जाएगा इन मॉक ड्रिल्स में। लेकिन सौरभ, इससे एक और भी इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। नॉर्मली सेफ एरियाज आइडेंटिफाई होते हैं, बंकर्स आइडेंटिफाई होते हैं, अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स आइडेंटिफाई होते हैं, जहां पे सबको इकट्ठा होना होता है जब ये एयर रेड सायरन बजते हैं। और साथ में जो हमारी फायर फाइटिंग सर्विसेज हैं, एम्बुलेंस सर्विसेज हैं, और जो इसमें एजेंसीज कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम है, उसके बाद है आपकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन एयरफोर्स, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, होम गार्ड्स, एनसीसी भी है, और एनसीसी के साथ साथ है यूथ ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि नेशनल यूथ ऑर्गेनाइजेशंस है हमारी। जी ठीक है सर। तो ये है साहब वो मॉक ड्रिल, बहुत से लोगों ने, हमारे सीनियर लोगों ने देखी होंगी कभी अपने जीवन में, जिन्होंने नहीं देखी उन्हीं के लिए ये तैयारी सारी आपको बताई जाएगी। प्रॉपर तरीके से प्रशासन इसके इंतजाम करेगा। कल ये सारी एक्सरसाइज होनी है। हमारे यहाँ तो तैयारी चल रही है। अच्छा, हमारा बहुत बड़ा देश है, 244 डिस्ट्रिक्ट हमने आइडेंटिफाई किए। पाकिस्तान इतना सा देश है, वहां उन्होंने सायरन टांग दिए, पाकिस्तान के सायरन भी चोरी हो गए व्यूअर्स। पीओके में उनके सायरन तक लोगों ने चोरी कर लिए। और भारत में इन जंगी सायरनों से पाकिस्तान का क्या हाल है, उनके मंत्री अब क्या कह रहे हैं, अब आया भारत गम गिराने।
अब आया बम गिराने। कोई कह रहा है 29-30 अप्रैल को होना था ये, अब कोई कह रहा है मंगलवार बुधवार को हो जाएगा। आज मंगलवार है, कल बुधवार है, मतलब वो डरे हुए हैं कि आज और कल में भारत ये काम करने ही वाला है। सुनाऊंगा आपको, लौट रहे हैं बहुत जल्द। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं वॉर रूम। हमारे साथ मेजर जनरल राजन कोचर जी, एयर कमोडोर एएस बेल साहब मौजूद है स्टूडियो में। पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका अब खुलकर भारत के समर्थन में आ गया है। अमेरिकी संसद के स्पीकर माइक जॉनसन ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि अमेरिका आतंक के खिलाफ इस जंग में भारत के साथ है और ट्रंप सरकार भारत को हर मुमकिन मदद देने के लिए भी तैयार है। बड़ी खबर है ये। तो ये है अमेरिकी पार्लियामेंट के स्पीकर जिन्होंने साफ शब्दों में कहा जो पहलगाम में हुआ वो आतंकवादी वारदात थी और अब भारत को कोई भी कदम उठाने की आजादी है और वो भारत के साथ हैं। ट्रंप सरकार भारत की मदद करेगी। साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं वो कि भारत को इस लड़ाई में आतंकवाद के खिलाफ जो भी जरूरत होगी अमेरिका साथ खड़ा है भारत के। अब रूस की बात बताता हूं आपको। रूस ने आतंकवाद के खिलाफ इस जंग में भारत के समर्थन का खुलकर ऐलान कर दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की और पहलगाम में हुए हमले की कड़ी निंदा की। साथ ही कहा कि निर्दोष लोगों की मौत पर रूस में गहरी संवेदना है। पुतिन ने इस बात पर जोर दिया कि इस जघन्य हमले के दोषियों और उनके समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाया जाना जरूर चाहिए। रूसी राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी ने इस बातचीत में रणनीतिक साझेदारी और इसको और मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। इसके साथ ही रूसी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण को भी स्वीकार किया है जो वार्षिक उच्च स्तरीय बैठक के लिए भारत आएंगे। दरअसल पहलगाम हमले के बाद भारत की संभावित कार्रवाई से डरा पाकिस्तान रूस के पास भी पहुंचा था मदद मांगने। वैसे रूसी राष्ट्रपति को भारत के समर्थन को बहुत अहम माना जा रहा है। और पाकिस्तान क्या कर रहा है? वो एटॉमिक बम की जंग की धमकी दे रहा है पाकिस्तान को। साथ ही भारत पर झूठे आरोप भी लगा रहा है। पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने की कगार पर है वो देश। इसलिए अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भारत पर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बलोच लिबरेशन आर्मी और ये टीटीपी, ये जो तालिबान है, भारत दरअसल इनके पीछे है और प्रॉक्सी वॉर करवा रहा है। ख्वाजा आसिफ रक्षा मंत्री हैं। पाकिस्तान को जरूर चिंता करनी चाहिए अपने भविष्य की कि ऐसे उनके नेता हैं। ये कह रहे हैं किराए के लोग हैं, बीएलए वाले, बलोच लिबरेशन आर्मी वाले किराए के लिए कुछ भी कर सकते हैं। किराए के लिए वो सुसाइड बॉम्बर बन के पाकिस्तान की आर्मी के साथ जाकर उसके ऊपर हमला कर सकता है, अपनी जान दे सकता है। शर्मनाक बात कह रहे हैं ये। इनके जुल्म के सताए हुए लोग हैं बलोच लोग जो अब इनसे लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं सौरभ। ये देन कब की है? ये देन है ब्रिटिश टाइम्स की। तब से ये डिस्कशन चल रहा है कि बलूचिस्तान होना चाहिए और पश्तूनिस्तान भी होना चाहिए। और जहां पे 2 जगह जो लड़ाई चल रही है वो बलूचिस्तान में अकबर बुख्ती को किसने मारा था 2006 में? हमने तो नहीं मारा था, आपने मारा था। इसी वजह से ये और इंटेंसिफाई हो गया था। कौन वहां पे जाके डिफरेंसेस क्रिएट करता है कि एक पंजाब है पाकिस्तान का जो कि सबसे ऊंचे स्तर पे गिना जाता है और बाकी जो एरियाज है, चाहे वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, चाहे वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, जो पश्तूनिस्तान की बात होती है तो वो उसके साथ रिलेट होता है, खैबर पख्तूनख्वा में, चाहे वो बलूचिस्तान है, ये सारे के सारे एरियाज जो है या सिंध है, तो इन सबको कौन स्टेप ब्रदरली ट्रीटमेंट करता है? पाकिस्तान करता है, हम नहीं करते। इनकी वजह से उनके लोग परेशान हैं। हमने कल भी इस बात की चर्चा की थी कि पाकिस्तान के बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं, बलूचिस्तान हुआ, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं, जहां पाकिस्तान का कानून चलता ही नहीं है, वो मानते ही नहीं है। वो उनकी अपनी सरकार चलती है वहां लगभग। कल बलूचिस्तान के एक बड़े सीनियर मेहमान जर्नलिस्ट हैं, वो अमेरिका से हमारे साथ लिंक से जुड़े थे, शाम के वक्त उनसे बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में शाम होने के बाद पाकिस्तान गायब है। शाम होने के बाद वो लिबरेटेड कंट्री है बलूचिस्तान, पाकिस्तान जैसा कुछ नहीं है वहां पे। सौरभ, 46% पाकिस्तान का पूरा अगर आप टेरिटरी देखें वो है बलूचिस्तान और 5% पाकिस्तान की आबादी वहाँ पे रहती है। तो आप समझ सकते हैं कि जो वहाँ पे डेवलपमेंट हुई है, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो उसको वहाँ पे डेवलपमेंट की है और जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सबसे कम है पाकिस्तान में। अगर आप पंजाब देख लीजिए, सिंध देख लीजिए, और इसीलिए पाकिस्तान के ज़्यादा लोग बलूचिस्तान में बसे हुए नहीं हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट है, 90% जो आज बलूचिस्तान है वो पाकिस्तान आर्मी के कब्जे में नहीं है
और इसलिए आपने बताया कि शाम के टाइम पे जब आप हैं तो वो एक इसको लिबरेटेड फील करते हैं, बिकॉज उनमें उनका राज वहाँ पे चलता है। दूसरी इंपॉर्टेंट है कि ये पाकिस्तान लीडर्स की स्टेटमेंट मैं सुन रहा हूँ अभी। आपने इसको देखा कि आज मॉर्निंग में जब एक क्लोज डोर मीटिंग हुई थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, वहाँ पे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का जिक्र हुआ था। आज पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर बोलते हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और BLA में भारत ये कर रहा है। अब इनके पास, क्योंकि हमसे ये लोग सबूत मांगते रहते हैं हर एक चीज़ का, पहलगाम का भी सबूत हमसे मांग रहे हैं और जो इसको मुंबई में भी अटैक हुआ था उसका भी मांग रहे हैं। आपके पास क्या है सबूत के इसमें भारत का हाथ है? क्या आपने इसको यूनाइटेड नेशंस में कोई डोजियर पेश किया है कि इंडिया का ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था? और आपके जो DG ISPR 4 दिन पहले अपने एक कॉन्फ्रेंस ली और बताते हैं कि इसमें 2 इंडियन आर्मी के जवान और ऑफिसर्स हैं जो इन्वॉल्व है कुछ टेररिज्म एक्टिविटी में पाकिस्तान के, बेसलेस, टोटली बेसलेस। और उसका एक काउंटर दिया है एक इसको साइबर एक्सपर्ट ने इसको भारत से, और हर एक पॉइंट पाकिस्तान का जो DG ISPR वहां पे दे रहा था उसको झूठा साबित किया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप इसकी क्रेडिबिलिटी देखिए। जरा भारतीय नौसेना के बारे में भी एक खबर जान लीजिए। समंदर में इंडियन नेवी को एक नई ताकत मिली है। स्वदेशी रूप से विकसित मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, इसका सफल परीक्षण किया गया। इसे DRDO और इंडियन नेवी ने मिलकर विकसित किया है। आप देखिए, जब इसको टेस्ट किया गया था उस वक्त की तस्वीर है। समंदर के नीचे एक माइन है बेसिकली, तो कोई भी दुश्मन का जहाज या दुश्मन की पनडुब्बी अगर इसके संपर्क में आएगी तो क्या होगा वो आपको इस तस्वीर में दिखाई देगा। ये देखिए, जबरदस्त धमाका होगा जमीन के, माफ कीजिएगा, पानी के अंदर। इसे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड विशाखापट्टनम और अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड हैदराबाद, इन 2 संस्थानों ने मिलकर इसको डेवलप किया और रक्षा क्षेत्र की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। यह माइन पानी के नीचे के खतरों से निपटने में नौसेना की ताकत बढ़ाएगी और बहुत जल्द इसे इंडियन नेवी में इंडक्ट किया जाएगा। बिल्कुल। और ये माइन क्या करती है, ये अगर हमारे अपने पोर्ट्स हैं या वाइटल एरियाज हैं, उनको अगर हमको प्रोटेक्ट करना है और हम हर जगह पे तो अपने हर नेवल एलिमेंट नहीं लगा सकते, तो हम माइंस का इस्तेमाल करते हैं और उन एरियाज को माइन कर देते हैं जहां से पाकिस्तान की थ्रेट आने की उम्मीद होती है। दूसरी चीज है, हम दूसरे के दुश्मन के भी जो पोर्ट्स हैं या वो एरियाज हैं, तो अगर युद्ध होता है तो हम वहां पे भी माइन कर देते हैं ताकि वो टोटली कट ऑफ हो जाए। एनिमी टेरिटरी में भी माइन लगा देते हैं। बिल्कुल, एनिमी टेरिटरी के पास लगाते हैं, बिल्कुल उसके अंदर नहीं लगाते। लेकिन उसके जो पोर्ट्स हैं या कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं या जो वाइटल एरियाज हैं उसके पास भी लगा सकते हैं, ये हमारी क्षमता है। और जब हम ये लगाते हैं तो हम ट्रेड को भी कट ऑफ कर सकते हैं, वहां पे कमर्शियल आएगी नहीं। ये युद्ध के दौरान है, हम नॉर्मली नहीं लगा सकते इंटरनेशनल वाटर्स में, ना इंटरनेशनल वाटर्स में लगा सकते हैं ना कहीं भी लगा सकते हैं। आपने यही माइंस अगर वहां बिछा दिए उनके मतलब अपने मैरीटाइम बाउंड्री के आसपास भी, तो वहां से जहाज, इंटरनेशनल जहाज आने से कतराएंगे। बिल्कुल, कौन जाएगा पाकिस्तान? एग्जैक्टली। तो अगर हमको कोई एरिया पे माइन डिप्लॉय करनी है तो इसका, जैसे हम एयरफोर्स में नोटैम निकालते हैं, तो इसका भी हमें एक नोटिस निकालना पड़ता है और बताना पड़ता है कि अवॉइड करें इंटरनेशनल कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स, इसको यहां से जाने में नहीं। एक चीज और, ये 2 चीजों के अगेंस्ट होती है, ये शिप्स के भी अगेंस्ट होती है और सबमरीन्स के भी अगेंस्ट होती है। तो इसका इतना बड़ा इफेक्ट होता है कि ये डिनाई करती है एक एरिया को बीइंग अटैक्ड बाय द एनिमी। और ये कॉमन वेपन नहीं है सर, मतलब जैसे तो हमने डेवलप किया है इसको, तो इट इज नॉट दैट कॉमन कि किसी के भी पास हो। नहीं, ये हर नेवी के पास होता है और हर जगह पे होता है, पूरे विश्व में हर नेवी के पास होता है। बट एक इसका एक इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव मैं यहाँ पे लाना चाहता हूँ। आज की जो वॉरफेयर है मैरीटाइम में, उसमें UAV भी अंडर वाटर इस्तेमाल हो रहे हैं। हम जैसे ड्रोन्स हम देखते हैं कि वो हवाई हमले में इस्तेमाल होते हैं, आजकल ड्रोन्स अंडर वाटर भी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये एक नया थ्रेट है और इसीलिए ये माइंस बहुत इफेक्टिव रहती हैं, क्योंकि कोई भी अगर पाकिस्तान भी यूज़ करता है अंडर वाटर ड्रोन्स, क्योंकि पाकिस्तान के पास शायद चाइना उसको पाकिस्तान को दे पाएगा ये, क्योंकि पाकिस्तान के पास अपने पास तो नहीं है ये, उसको टर्की भी दे सकता है, चाइना भी दे सकता है, क्योंकि
दोनों के पास ये क्षमता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जनरल साहब जो बता रहे हैं, हमारी सी के अंदर, इंडियन ओशन के अंदर उन्होंने ये अंडर वाटर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया चीन ने, और चीन की कई शिप्स हैं जो हमारे इंडियन ओशन में हमेशा प्रेजेंट रहती हैं। ओके, एक और खबर आपको मैं देता हूं, एक तस्वीर आपको दिखाता हूं, इसमें आपको पाकिस्तान का डर जो है वो दिखाई देगा। पाकिस्तान आर्मी ने राशन स्टॉक करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान को यह खतरा है कि भारत कभी भी उस पर हमला कर देगा। तो ये तस्वीरें आप देखिए, मुजफ्फराबाद पीओके की तस्वीर है। यहां पाकिस्तान की सेना युद्ध की आहट से ही अपने राशन के गोदाम भरने लगी है। साथ साथ एक और खबर बताता हूं, वो तस्वीर हमारे पास हो तो मैं आपको वो दिखाऊंगा। जी, पाकिस्तान की आर्मी अपना स्टॉक भर रही है और लोग, पाकिस्तान के सिविलियंस, वो बैंकों के बाहर लाइनों में खड़े हो गए कि बैंक बंद हो जाएंगे, पैसा नहीं मिलेगा। सीलिंग लगा दी है वैसे वहां बैंकों ने कि आप इससे ज्यादा पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते, अपना पैसा बैंक से निकाल नहीं सकते हैं। आप देख रहे हैं लंबी लंबी लाइनें पाकिस्तान के बैंकों के बाहर लग गई हैं, क्योंकि लोगों को लगता है भारत ने हमला किया, अगर पूरी जंग हो गई तो बैंक जो है बंद हो जाएंगे, इनका पैसा फंस जाएगा, कहीं सरकार जो है वो ये पैसा हड़प ही ना जाए इनका। तो इस वक्त इस वजह से लोग वहां जो है अपना पैसा निकालने के लिए बड़ी बड़ी तादाद में लंबी लंबी लाइनों में पाकिस्तान के बैंकों के बाहर लगे हुए हैं। और दूसरा जो आप देख रहे हैं, राशन का स्टॉक, खासकर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर, वहां पर खाने पीने की चीजें जो हैं वो स्टॉक करने के लिए कह दिया गया है। बिल्कुल, इनके खासकर नॉर्दर्न एरियाज के अंदर गेहूं की इतनी कमी है कि इसके ऊपर स्ट्राइक्स हुई हैं, गेहूं, इलेक्ट्रिसिटी, पावर और सीपेक लैंड के लिए। और दूसरी चीज है, आपको पता ही होगा कि 80% जो इनके बैंक्स हैं वो फॉरेन ओन्ड है, और 100% टेलीकॉम फॉरेन ओन्ड है। यहां तक कि टर्मिनल्स है वो भी फॉरेन ओन्ड है जो इनके कराची पोर्ट के अंदर आते हैं। तो इसी वजह से एक डर सा इनको लगा रहता है हमेशा कि कल हमारे पास क्या है, हम तो सब कुछ तो आउटसोर्स कर चुके हैं, अब वो एयरफील्ड्स देना चाहते हैं। सारा देश ही किराए पे दे दिया है इन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा, लुफ्थांसा एयरवेज ने भी, अभी मॉर्निंग की न्यूज है कि ये अपनी फ्लाइट्स पाकिस्तान के ऊपर से बंद कर दी। बहुत सारी इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं सर जो पाकिस्तान के ऊपर उड़ी नहीं रही हैं। स्टार्ट हो चुका है, इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी भी बहुत इफेक्ट होगी। और एक मैं इसको राशन की आई बात, तो मैं इसको मुझे याद आया, एन आर्मी फाइट्स ऑन स्टमक की बोलते हैं, कहावत है। और इसीलिए पाकिस्तान को ये डर है कि अगर एक लड़ाई होगी तो फौज की ऐसी हालत ना हो कि उसके पास खाने के लिए भी कुछ ना मिले। और बिकॉज ऑलरेडी फूड शॉर्टेजेस हैं पाकिस्तान में, और अगर कराची हार्बर का अगर हम ब्लॉकेड अपना कर देते हैं तो जो भी रिप्लेनिशमेंट बाहर से आएगा, उसमें खाने की भी चीज़ें आएंगी बाहर से, वो भी आपकी बंद हो जाएंगी। और एक लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आज के वॉरफेयर में साइबर अटैक सबसे पहले होता है, आपका इसको काइनेटिक अटैक से भी पहले। हमने यूक्रेन में भी देखा था, जब रशियन अटैक किया था तो फिजिकल अटैक वहां पे बाद में हुआ था, पहले वहां पे साइबर अटैक हुआ था। सर आप ये देखिए, आपने कितनी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं सर। मान लीजिए आजकल तो हर चीज कंप्यूटर से कनेक्टेड है ना, ग्रिड पर है। आपने एक जगह अटैक किया, पूरा सिस्टम बंद। अभी क्या हुआ था नेदरलैंड्स में, वो नॉर्मल जो हमारी बिजली जैसे पैदा होती है, जिस ग्रिड के जरिए आती है, वो जो बायोफ्यूल्स हैं उसके जरिए, कोयले के जरिए बनाते हैं, उस तरीके से उन्होंने कहा कि हम जो है ऑर्गेनिक एनर्जी बनाएंगे, विंड मिल वाली एनर्जी या सोलर एनर्जी की ग्रिड क्रिएट करेंगे। वो शिफ्ट कर रहे थे, आधा यूरोप अंधेरे में चला गया। बिल्कुल, अगर आपको याद हो, यहां से ये प्रयास किए जा सकते हैं पाकिस्तान को। आपको याद होगा गलवान का जब इंसिडेंट हुआ था जून 2020 के अंदर, अक्टूबर 2020 में एक मेजर पावर आउटेज हुआ था मुंबई के अंदर। उसमें चीन की एक टैग 28 या 38 रेड एको करके उनकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिन्होंने मालवेयर भेजा था हमारे सर्वर के अंदर, जो कि महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एक पूरे दिन तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। ये काम हम उनसे भी अच्छा कर सकते हैं। इसमें ये हमारे नजदीक कैसे आएंगे, हम तो हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। एग्जैक्टली। बहुत शुक्रिया कमोडोर बहल साहब, बहुत शुक्रिया जनरल कंट्रोल साहब, कोचर आप प्रोग्राम में आए। बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं वॉर रूम। भारत में मॉक ड्रिल्स होंगी, अगर खतरा होता है पाकिस्तान की तरफ से कोई, तो क्या करना है ऐसी सूरत में। सायरेंस इंस्टॉल किए जाएंगे, उन सायरेंस का मतलब क्या है, ब्लैकआउट करने की नौबत कब आती है, कि इसकी सबकी मॉक ड्रिल के दौरान ट्रेनिंग दी जाएगी सिविल डिफेंस की पूरे 244 जिलों के लोगों को। कल ये पूरी मॉक ड्रिल होगी, जिसकी तैयारी आज से चल रही है। इंपॉर्टेंट बात थी, मैंने आपको दोबारा इसलिए बताई। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, मैंने आपको उनके रक्षा मंत्री का बयान दिखाया। वो कह रहे हैं कि आजकल में कभी भी भारत हमला कर देगा। भारत की सिविल डिफेंस पर उनकी भी नजर है कि भारत ये प्रैक्टिस इसलिए कर रहा है क्योंकि वो हमला करने वाला है। भारत के एक्शन से हाफिज सईद तो खुद, अब उसका बेटा भी डर गया।
उसका बेटे, उसने अपने बेटे को भी इसी व्यापार में लगा रखा है आतंकवाद के। उसका नाम है तलहा सईद। उसने कहा कि मेरे पिता मतलब हाफिज सईद ये पाकिस्तान में ही महफूज हैं, मोदी के निशाने पर है हाफिज सईद। ये चाह रहा है कि हम लोग खुल के बोले हाफिज सईद पाकिस्तान में, हम जानते हैं। क्या वो भारत के निशाने पर है? क्या हम उसे मारना चाहते हैं? बिल्कुल मारना चाहते हैं। उसे एक दिन और जिंदा रहने का हक नहीं है। उसने इतने बेकसूरों की हत्या की है। और आपने कहा ये व्यक्ति कह रहा था हम उसको पहाड़ों में छुपा कर कहीं ले जाते हैं, लेकिन वो तो हमारे यहाँ आजादी से घूम रहा है। लेकिन तो चार टियर सिक्योरिटी। आइए मैं आपको बताता हूं कि ये एक अच्छा मौका है ये बताने का व्यूअर्स को कि आप ये अगर सिचुएशन बनती है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो भारत के टारगेट्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं आमतौर पर ऐसे मौके पर। तो मैं ये एक नक्शा हमारे पास था, एयर कमांडर साहब आपको बताएंगे। इस स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पाकिस्तान के सारे एयर बेसेस हैं। पाकिस्तान के जितने एयरक्राफ्ट हैं वो यहीं कहीं इंस्टॉल्ड हैं और एयर बेसेस में ही शायद उनकी मिसाइलें वगैरह भी तैनात होती हैं। बैल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास 21 बेसेस हैं, जिसमें से 14 मेजर एयर बेसेस। हम क्विकली कवर करते हैं और फिर एक बार पाकिस्तान एयरफोर्स और हिंदुस्तान एयरफोर्स की बातें करते हैं, जहाजों की थोड़ी सी। अगर हम नॉर्दर्न एरियाज में देखें तो उनके 2 मेजर बेस है, स्कार्डू और गिलगिट। ये जो स्कार्डू बेस है ये इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। यहां पे 2 रनवेज हैं और साथ साथ में ब्लास्ट पेन्स यानी कि हार्डन्ड एयरक्राफ्ट शेल्टर्स हैं जिनके अंदर जहाज है। यहां ज्यादातर वो JF-17 और F-16 को इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें कोई भी ऑपरेशन POK के अंदर करना है तो इस एयरफील्ड को हमें नॉक ऑफ करना पड़ेगा। और दूसरा गिलगिट ज्यादातर यह है ट्रांसपोर्ट बेस है, लेकिन एक अभी इन्होंने नया यहां बनाया है स्वॉट। स्वॉट का मतलब है ये खैबर पख्तूनवा में है। और ये वाला जो बेस है स्वॉट जो खैबर पख्तूनवा में, इसका रनवे एक्सटेंड करके यहां पे भी हार्डन्ड एयरक्राफ्ट शेल्टर्स बना के इन्होंने यहां पे फाइटर एयरक्राफ्ट डिप्लॉय किए। मैं इस बेस को भी इसलिए खत्म करवाना चाहूंगा अगर कभी युद्ध हुआ। हम ये नहीं कह रहे युद्ध होगा, लेकिन कभी युद्ध हुआ, क्योंकि पश्तूनियों को वो यहां तंग करते हैं, यहां से मारते हैं वो पश्तूनियों को। उनके फास्ट रिएक्शंस है। लेकिन जस्ट 1 सेकेंड, आपने बताया कि अगर ये होता है तो भारत को जो है इनके ये जो नॉर्दर्न एरियाज के, इसको क्लीन कर लें एक बार, तो जो नॉर्दर्न एरियाज में जो इनके एयर बेसेस हैं ये हमारे ज्यादा टारगेट पर होंगे। ये जो जिनको आपने इधर नक्शे में बताया। जी सर, हमने सुना था ये साउथ यहां कहीं अपना बलूचिस्तान की तरफ कहीं ले गए F-16। बिल्कुल सही सुना है। पर एक बार क्विकली अगर मैं यहां से कवर कर दूं तो इन बेसेस को तो छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन हमारा दूसरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां है, लाहौर, जहां पे लश्कर तैयबा के सारे मेजर लीडर्स, चाहे वो हफीज सईद है, चाहे वो ताला सईद है या फिर कसूरी है, वो यहां छुपे हुए हैं। तो ये एक मेजर एरिया और इसके आसपास जो है मुरीद हो गया, चंदेर हो गया, रिसाला वाला हो गया, विहारी हो गया, ये एयर बेसेस इनके फॉरवर्ड हैं। उन्होंने पूरे रेडार्स ऐसे डिप्लॉय कर दिए हैं इस समय फॉरवर्ड बेसेस के अंदर। और इनका जो मेजर बेस है वो सरगोदा, जहां पे इनकी मेजर मिसाइल्स और दूसरे वेपन सिस्टम और जहाज होते हैं। इस बेस को भी खत्म करना पड़ेगा। और तीसरी चीज आती है क्वेटा। क्वेटा के अंदर और जो मेजर यहां पे है वो है मुल्तान और रफीकी। ये मेजर बेसेस हैं जो हमारे राजस्थान की तरफ पॉइंट करते हैं, पर राजस्थान यहां पे है। यहां पे सुकूर, जकोबाबाद और नवाबशाह ये दिए नहीं है, लेकिन है। 2 मेजर चीजें हैं जो है कराची के अंदर 2 बेस हैं इनके, जिसमें से मसरूर जो है मेन है, जहां पे JF-17 को रखते हैं। वो क्यों रखते हैं? क्योंकि JF-17 यहां पे है, F-16 पासरी में। अगर आपको याद होगा बात चल रही थी कि F-16 को शिफ्ट किया था इन्होंने, सरगोदा से निकाल के यहां डाला था। क्यों डाला था? क्योंकि S-400 की रेंज से बाहर हो। इनका जो मेजर जहाज है एक्चुअली 3 है, JF-17 है और दूसरा है F-16 और तीसरा इनका J-10C है। बाकी जहाज है लेकिन उतने इफेक्टिव नहीं है क्यों बहुत पुराने हैं। तो JF-17 इनके पास 7 स्क्वाड्रन्स हैं, F-16 इनके पास 4 है, लेकिन F-16 में C&D वर्जन जो 22 है वो ही इंपॉर्टेंट है। बाकी तो पुराने जहाज है, 30 साल के करीब उनकी उम्र हो चुकी है। तो वो उन्होंने जो मॉडर्न जहाज है उन्होंने यहां पे भेज दिया पासनी में, ताकि वो कराची जो उनका कमर्शियल हब है, सारा ट्रेड यहां से जाता है, वो उसको देख सके। और साथ में ग्वादर की एक बात मैं आपको वहीं लेकर के आने वाला था जी। ये अभी जो आपने देखा है अगली ये इमेज है जो आप बता रहे थे, ये ग्वादर है, ये कराची है, और ये जो सारा एरिया है यहां पर हमारी नेवी ऑपरेट करती है, ये अरेबियन सी में। सर बिल्कुल सही आपने बताया।
आपने बहुत अच्छा किया कि हमने देखा था पासनी यहां पे है, तो पासनी को अगर कवर करना है तो वो दो जगह कवर करेगा, ग्वादर को भी कवर करेगा, कराची को भी करेगा। हालांकि कराची में अपने 2 एयर बेसेस है और वहां JF-17 है, यहां F-16 है। अब अगर ग्वादर को देखें, ग्वादर में एक पूरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, $240 मिलियन का बनाया हुआ है, उसको घोस्ट एयरपोर्ट बोलते हैं, वहां कोई ऑपरेशन नहीं होते, कुछ नहीं होता। लेकिन इस एरिया से वो पूरे बलूचिस्तान को अटैक करते हैं, उनके टारगेट सिस्टम जो वहां पे है, यानी कि बलूच लिबरेशन आर्मी और बलूच लिबरेशन फ्रंट के जो एलिमेंट्स हैं उनको अगर अटैक किया जाता है तो ज्यादातर पासनी या कराची हमारी नेवी कहां से प्ले में आती है? हमारी नेवी जो है अरेबियन सी के अंदर आती है। ये पूरा एरिया हमारी नेवी का ऑपरेटिंग एरिया है, जबकि हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट के, हमारे पास टोटल शिप्स जो है वो उनसे 3 गुना के करीब ज्यादा हैं। उनके हमारे शिप्स हैं 293, उनके हैं 121, और उसमें से हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, और साथ ही में हमारे पास है 18 सबमरीन्स, जबकि उनके पास है 8, जिसमें से 2 या 3 ही सबमर्सिबल हैं। तो हमारे में से जो है न्यूक्लियर सबमरीन्स भी हैं, जिनको हम कहीं ये भी सवाल इस मैंने आपसे इसलिए अरेबियन पूछा, जो आपने बताया कि अपने F-16 को यहां कहीं अपने पासनी एयरबेस में या नीचे कहीं ले आए थे, आपने कहा S-400 की रेंज से दूर। बिल्कुल। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो अगर कोई नेवल अटैक भारत करता है तो उसका जवाब देने के लिए भी, कि वो सी में जवाब दे सके। बिल्कुल। अगर देखिए F-16 का इस्तेमाल सिर्फ डिफेंसिव रोल के अंदर किया जा सकता है, ऑफेंसिव रोल में नहीं। तो अगर एयरक्राफ्ट कैरियर से जहाज इधर आते हैं तो उनको इंटरसेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि कराची इनका मेजर ट्रेडिंग सेंटर है, फिर ग्वादर पोर्ट दूसरा आता है। लेकिन खुद जाके वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि ऑफेंसिव रोल की परमिशन अमेरिका ने नहीं दी है। साथ में अगर आप देखें चबाहर पोर्ट, एक्चुअली ये ईरान आ गया, ये ईरान है, दिस पूरा एरिया इज ईरान। इसका एक टर्मिनल हम 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डेवलप कर रहे हैं। यहां से हम सेंट्रल एशिया में चले जाएंगे और अफगानिस्तान की भी हम मदद कर सकते हैं। अभी तक हमारी प्रॉब्लम थी अफगानिस्तान जाने के लिए कि पाकिस्तान हमको कभी जाने ही नहीं देता था, उस चाहे वो ऑयल एंड गैस हो या कोई और पाइपलाइंस हो। लेकिन अब हमारे पास, जब हम ये चबार पोर्ट को डेवलप करेंगे तो सेंट्रल एशिया जाने के लिए, और जो रशिया के साथ हमारा ये आपने इनके एयर बेसिस के बारे में हमको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि हमारा जो पूरा लेंथ है पाकिस्तान के साथ, उसमें LOC भी आता है, और उसके अंदर सर प्लीज सर आ जाइए, जनरल साहब आ जाएंगे, वो आपको बताएंगे कि भारत, ये LOC आ गया। सबसे पहले तो आप इसको समझिए, लोगों को लगता है जो भी एक्शन होगा वो POK के अंदर ज्यादा हो सकता है, इसकी संभावना ज्यादा है सर? सौरभ, ये जो LOC की लाइन दिखा रहे हैं, ये जी आप बताते रहिए सर। ये जो LOC दिखा रहे हैं, ये LOC पहले 1949 के बाद कराची एग्रीमेंट सीज फायर लाइन होती थी, जो सिमला एग्रीमेंट में ये काली लाइन, ये पूरी जो है, इसको रेड कर देता हूं, रेड कर दीजिए, ये LOC है। LOC। और यहाँ पर ये NJ 9842 है ये, और NJ 9842 से ये जो झगड़ा चल रहा है, सियाचिन ग्लेशियर का जो हम झगड़ा बोलते हैं, ये इस तरह जाता है, ये इस तरफ, और पाकिस्तान इसको जोड़ने की कोशिश करता है इधर काराकोरम पर। तो ये जो है, ये शख्सगम घाटी है जो पाकिस्तान ने चीन को 1963 में दे दी। इसको शख्सगम है, तकरीबन 5000 स्क्वायर फुट का इलाका है, और ये है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसपे तकरीबन गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका, वो सारा यहाँ ये पूरा का पूरा। और जो 2019 में हमने बालाकोट पे जो स्ट्राइक किया था, जिसके बारे में आप पूछ रहे थे, वह खैबर पख्तूनख्वा में, जो तकरीबन यहाँ से इस इलाके में तकरीबन 65 से 80 किलोमीटर की दूरी पर आता है। ये वो जो हमने 2019 में स्ट्राइक किया, जो खैबर पख्तूनख्वा का एरिया है ये, बालाकोट करके, और वहां से 20 किलोमीटर अंदर जो उनके जो तो पूरे ट्रेनिंग एरिया थे, उनके जो सारे जो, ठीक है सर, सिंपली समझने के लिए, ये जो लाल निशान की हमने बाउंड्री बताई, लाइन ऑफ कंट्रोल भारत पाकिस्तान के बीच में, ये हेवीली मिलिटराइज्ड है, दोनों तरफ इसके फौजें खड़ी हैं आज। बिल्कुल, कोई शक नहीं, टोटली खड़ी हैं। और यहीं पर सीज फायर वायलेशन जो लगातार अब हो रहे हैं, सुनने में आ रहे हैं, 11 दिन हो गए लगातार फायरिंग हो रही है, लेकिन फायरिंग जो है स्मॉल आर्म्स है। अब ये सर यहाँ कहीं मुजफ्फराबाद बताते हैं, यस, और ये रहा आपका श्रीनगर, ये श्रीनगर, ये कारगिल आ गया आपका, मतलब ये इनका मेजर आबादी वाला इलाका POK का ये है। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ पे वो आजाद कश्मीर कहने की बात करते हैं, इनकी कैपिटल बना रखी है वो, और मुजफ्फराबाद जो है वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का कैपिटल है। ऑलराइट सर, तो ये हमने लास्ट ये 1971 की बनाई हुई है ये LOC। ये पहले तो बनी कराची एग्रीमेंट 1947 में, जो लड़ाई हुई 1947-48 में, उसके बाद जो लड़ाई शुरू हुई तो कराची एग्रीमेंट के द्वारा इसको हम लोग सीज फायर लाइन कहते थे, CFL। और CFL को जब
71 की लड़ाई में हमने कई एक और इलाके कैप्चर किए, जैसे तुर्तुक हमने कैप्चर किया। तो उसके बाद इसको जब शिमला एग्रीमेंट हो, तो ये सारे टेररिस्ट कैंप्स जो हैं सर वो कहाँ हैं इस पूरे पीओके में? ये पूरे के पूरे कई तो यहाँ पे इधर सारे के सारे ये आप देखते हैं, ये जितने भी ऑल अलोंग द एलओसी इन्होंने उसको टेरर लॉन्च पैड्स बना रखे हैं, जिनको अमूमन रजौरी पुंछ के इलाके के आसपास आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उन पर तो कुछ ना कुछ एक्शन होगा ही? अभी ऐसा है कि जो लॉन्च पैड्स में जो उनके आतंकवादी थे वो वहां से तो चले गए होंगे, कहीं बिखर गए होंगे इधर उधर, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर हमला होगा तो हिंदुस्तान जो है इन लॉन्च पैड्स को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि काफी दिन हो गए हैं। अब अमूमन कहा जा सकता है कि वो वहां पे नहीं होंगे। खबर आई थी कि इन्होंने उसको जो है वहां से सबको हटा भी दिया, क्योंकि लगा था कि भारत हमला करेगा ही। बिल्कुल। अब ये जो अगर भारत की अगर आप पूरे बॉर्डर की पूरा एक मैप अगर आप देखेंगे, अगर एयर मार्शल साहब आ जाए मेरे साथ सर प्लीज, तो ये पूरा नक्शा है। अब इसमें हमें एयर मार्शल साहब ये समझा दें कि सर आपके लिए ये सब टारगेट है, ये सारा इंटरनेशनल बाउंड्री है भारत और पाकिस्तान की, ये आपकी मैरीटाइम बाउंड्री हो गई और ये ऊपर एलओसी हो गई, ये सब टारगेट्स ही हैं एक तरीके से। तो अब होल ऑफ नेशन अप्रोच जिसको हम बोलते हैं जी, तो पूरा पाकिस्तान, हाँ पूरा पाकिस्तान हमें जो चाहिए इसका, ये जो एरिया है बलूचिस्तान वाला, ये पंजाब वाला, इधर आप जाएंगे खैबर पख्तूनख्वा वाला और यहाँ पर सिंध वाला, अगर आप इनमें देखेंगे इस 4 पार्ट्स में पॉलिटिकली एंड अदरवाइज इन लोगों का ऑपरेशन हो रहा है 3 पार्ट्स का, पंजाबी पाकिस्तान से ये डोमिनेट होते हैं, यहाँ ये से डोमिनेट करते हैं। और अगर आप रिवर्स का देखिए, जो हमने इनका पानी बंद किया, जो पानी इनको इंपैक्ट करेगा, जो होल ऑफ नेशन अप्रोच है, ये जो धारा आ रही थी वो पंजाब से होकर सिंध जा रही थी। ये सिंध में पहले भी नहीं जाने देते थे पानी को, ऐसा नहीं कि पहले पूरा जा रहा था, पहले भी नहीं जा रहा था, और अब यहां पर हमने अपने कंट्रोल में ले लिया है। हमने कोई इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन नहीं किया है, इन दिस रिवर में कोई वायलेशन नहीं हुआ है, लेकिन हमारे पास जो अधिकार था इतना पानी रोकने का, 3.6 मिलियन एकड़ फीट उसको बोलते हैं, उसका हम मुश्किल से 0.5 और 0.6। मैं सर आपसे समझना चाह रहा हूं इन सारी सीमाओं में एलओसी और सब मिला करके कौन से एरियाज एक्चुअली हॉट हो सकते हैं? हॉट, बिल्कुल सही। एक तो मेरे जो एक कमांडर बहल ने बताया, हॉट हो जाएगा अपार्ट फ्रॉम द लाइन गेटिंग हॉट, ये तो हॉट होगी जैसे जनरल साहब ने बताया, लेकिन हम स्कार्डो को, हम बहावलपुर को, हम सरगोधा को हम हॉट करेंगे, क्वेटा को और कराची को यहां से नेवल ब्लॉकेट करेंगे जिससे सामान नहीं पहुंचे। आपको एक पता रहना चाहिए, दिस इज वन कंट्री विच इज फूड डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट, इट इज एनर्जी डिपेंडेंट, खाने के लिए इंपोर्ट, पैसा भी नहीं है, तेल भी नहीं है, अब पानी भी नहीं है। तो अगर ये इनका कराची पोर्ट जो है बंद हो गया, मान लें हमारे नेवी के जो बंद होगा ब्लॉकेट कर देंगे बिना इनके पास जाए हुए, वो बंद होगा, तो इनका खाना पानी रसद बंद। हाँ, ये जब हम बंद करेंगे, इनके दोनों जो इन्होंने जहाज अपने यहां भेजे हैं यहीं अटक जाएंगे। ओके, जो इनकी एयरफोर्स है आधी तो यहां अटक जाएगी और आधी एक कमांडर बहल ने बताया था उसमें तो दम ही नहीं है। और ये राजस्थान, इसके ये गुजरात, इसके ऊपर राजस्थान और फिर ये पंजाब, करेक्ट, ये हमारी सीमा इंटरनेशनल बाउंड्री है। वो तो जस्ट जनरल साहब बताए, ये बाउंड्री हॉट होगी, ये भी कई जगह हॉट होगी, यहां पर तो अभी हॉट चली रही है, एलसी में तो चली रही है हाँ। और इस पे भी हॉट होगी, बिकॉज वही है। लेकिन हमारा अप्रोच क्या होगा? हमारा अप्रोच ये होगा कि जब आपने आप पूरे नक्शे को ध्यान से देखिए, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, जब आपकी मिसाइल्स की और आपके एम्यूनिशंस की बात आती है, तो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है कि आप सस्टेन कर सकते हैं वॉर को, क्योंकि आपकी इंटरनल प्रोडक्शन कैपेसिटी है। इनके पास सामान कहां से आएगा? इनको बड़ा गर्व है कि हमारे पास सामान टर्की से आ जाएगा, चाइना से आ जाएगा, कैसे आएगा? अभी आपने भी सर इस पे जिक्र किया। अच्छा जनरल साहब भी कुछ बता सर प्लीज आप। हाँ, सर्च कैपेसिटी के बारे में साहब बात कर रहे थे। तो आज भारत में 7 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, ग्रुप है उनका, और जो एमुनिशन की उसका नाम है म्यूनिशन इंडिया। अब म्यूनिशन इंडिया के अंडर 8 फैक्ट्रीज हैं जो एमुनिशन को मैन्युफैक्चर करती हैं। और अभी 3 साल से हम देख रहे हैं कि भारत में प्राइवेट सेक्टर भी आ चुका है, और आपने अडानी को देखा है कानपुर में जो उसकी फैक्ट्री हो रही है, वहाँ पे स्मॉल आर्म्स एमुनिशन हो रहा है और अभी मीडियम कैलिबर का एमुनिशन भी मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो इस तरीके का हमारे पास सर्ज कैपेसिटी, अगर हमको एमुनिशन हमारा खर्च होता है तो वो
हम रियल टाइम में उसको बना भी सकते हैं। हम उसको इसमें एक ऐड कर आपने दूं, बलूचिस्तान की बात की आप सब लोगों ने, मैं उस वहां एक आपको एक मैं ऐड कर दूं उसमें, हम म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड जो है उसका 60% आउटपुट अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो रुक जाएगा, वो रोक देंगे, हमारे पास है। इसका मतलब सर्च कैपेसिटी के अलावा लेकिन पहले की पाकिस्तान capacity को अपनी अंदरूनी हालात जानने के लिए अच्छी बात यह है कि बाहर के लोगों पर डिपेंड नहीं करना पड़ता। हम लोग बताते हैं तो वो मानते नहीं है, अपने लोगों की सुन लीजिए। इनके मुख्यमंत्री रहे, चीफ मिनिस्टर रहे बलूचिस्तान के, वो ये कह रहे हैं, इनको कहा था इनके आर्मी चीफ ने कि ये 1500 लोग मिलकर के क्या बलूचिस्तान हमसे ले लेंगे। उन्होंने कहा था कि जब इतिहास लिखो तुम अपने देश का, तो उसमें यह जरूर बताना कि तुम्हारे 90,000 फौजियों ने पैंट उतारकर सरेंडर किया था। मैं नहीं कह रहा हूं, ये अख्तर मंगल कह रहे हैं, जो इनके बलूचिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। उन्होंने पाकिस्तान से कहा है कि बच्चों को जरूर बताना कि तुमने 71 की जंग में 90,000 लोगों का सरेंडर कैसे कराया था, और यह भी बताया कि जब वहां फौज तुम्हारी सरेंडर कर रही थी तब तुम रेडियो पर बता रहे थे कि हम जंग जीत गए। इतना शर्मनाक काम ये मुल्क करता है। यार कुछ दिनों पहले मैंने भी ये बात बोली थी कि इन्होंने पतलूने उतार के सरेंडर किया था 1971 में, तो लोग लगे उसका फैक्ट चेक करने के लिए। आज अब उन्हीं के अपने नेता ने इस बात को कह दिया है, और दो चार बातें ऐड करके बताएंगे जनरल साहब आपको उस वक्त क्या होता था। सौरभ, आपको आश्चर्य होगा कि जब 1947 में जब भारत और पाकिस्तान देश बने, तो उस वक्त याह्या खान जो 1971 की लड़ाई में उनके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, वो हमारे जो जनरल मानेकशॉ, उस वक्त जनरल मानेकशॉ, बाद में वो फील्ड मार्शल बने, उनके नीचे थे। वो G2 थे और जनरल मानेकशॉ लेफ्टिनेंट कर्नल थे। उस वक्त जब वो पाकिस्तान गए, याह्या खान उनकी मोटरसाइकिल लेकर के गए। उन्होंने कहा मैं पैसे भेज दूंगा कि मुझे मोटरसाइकिल दे दो। उन्हें बड़ी पसंद थी फील्ड मार्शल मानेकशॉ की मोटरसाइकिल। उन्हें मोटरसाइकिल तो ले गए, पैसे नहीं दिए। जब बाद में फोन किया 71 की लड़ाई में, आश्चर्य होगा आपको, 1971 की लड़ाई में याह्या खान की जिसने स्पीच सुनी होगी रेडियो के ऊपर, दारू पिया हुआ टुन आदमी, टुन आर्मी चीफ, और पाकिस्तान में दारू नहीं पीते बोलते। याह्या खान दारू पी के टुन। यही नहीं, जब फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने याह्या को बोला ये आपने मेरे मोटरसाइकिल के पैसे आज तक नहीं दिए, तो मैंने आपके देश का बंटवारा कर दिया, मैं बराबर हो गया। तो ये 1971 की किस्से जो हैं उन्हीं के लोग उनको याद करा रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है याद होना कि आप लोगों से बांग्लादेश अलग क्यों हुआ था। वही हाल आपने अपने देश के कई हिस्सों में कर रखा है। आज भी बलूचिस्तान में, सिंध में लोग क्यों आप पाकिस्तान की आर्मी से नफरत करते हैं, उन्हीं के सोचने की बात है। बहुत स्वागत आपका। पाकिस्तान में इस वक्त जबरदस्त खलबली है और उनको लगता है आज और कल में भारत उन पर हमला कर देगा। जम्मू कश्मीर के पुंछ से खबर लेकिन आपको दे रहा हूं, पुंछ में एक पाकिस्तानी को पकड़ा है भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने। यह पाकिस्तानी नागरिक है, अब इससे पूछताछ की जा रही है, ये कब से भारत में रह रहा है, कहां से आया, किस मकसद से आया। बड़ी खबर, पुंछ में एक पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा है सुरक्षा बलों ने, उससे पूछताछ इस वक्त जारी है। जो हालात बने उनमें कोई भी विदेशी व्यक्ति जो है, पाकिस्तानी व्यक्ति जो है, वो कोई खतरा साबित हो सकता है, तो इसलिए ये धरपकड़ तो हो गई कामयाबी के साथ, अब इससे पूछताछ चल रही है। आपको मैंने दिखाया ब्रेक से पहले, भारत में कल 7 मई को पूरे देश के में कई जिलों में मॉक ड्रिल्स की जाएंगी, जिसके अंदर अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई खतरा होता है तो हमें लोगों को क्या करना है, सिविलियंस को ये बताया जाएगा। अगर ब्लैकआउट करना है तो वो कैसे किया जाएगा। सायरन इंस्टॉल हुए थे, ऐसे सायरन पाकिस्तान में भी लगे थे। पाकिस्तान में 2 दिन पहले लगे ये जंगी सायरन चोरी होने लग गए हैं। कई जगहों पर जब सायरन बजाने की ड्रिल हुई तो पता चला सायरन तो है ही नहीं। जाकर देखा तो सायरन जो लगाए थे पाकिस्तानियों ने, वो कोई उन्हीं के बीच में से उठाकर ले गया। अच्छा, ये सायरन वगैरह सब जो है पहले लगा लिए पाकिस्तान ने, क्योंकि वो तो कई दिनों से इस डर में जी रहा है कि भारत कब हमला कर देगा। खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने यह कहा था एक बार कि 29 और 30 अप्रैल की रात सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तानियों को था भारत की एयर रेड का। और अब वो जो तारीख दे रहे हैं, तिथि दे रहे हैं, वो दे रहे हैं ये मंगलवार और बुधवार के बीच में, आज और कल के बीच में। भारत में जंग की मॉक ड्रिल हो रही है, जंग का सायरन बजने जा रहा है, इसे लेकर पाकिस्तानी बड़े परेशान हैं। और अब वो वही काम कर रहे हैं जो पिछले 2 हफ्ते से कर रहे हैं, मतलब भारत को गीदड़ भभकी देना। पाकिस्तान के सूचना मंत्री हैं अताउल्लाह तरार, इन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान पर हमले की ताक में है, भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देगा। अताउल्लाह तरार जी, ये इनके सूचना मंत्री हैं। अभी 2 दिन पहले इनके यहां पार्लियामेंट में बात हो रही थी
तो कुछ सांसद खड़े हुए, उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, अपनी सरकार से कहा कि आप जब भी इंडिया पर बात करनी हो ना, किसी और को भेजो, इनको मत भेजा करो टीवी के ऊपर, ये अताउल्लाह तरार को। क्यों? वो इनको देख के सब हंसने लगते हैं। हम लोग सब हंस रहे थे जब भी ये बोल रहे थे। किस बात की गीदड़ भक्कियां दे रहे हैं ये हिंदुस्तान को? बता रहे हैं हमने पहले जो जवाब दिया था उससे बहुत तगड़ा जवाब देंगे। आपके पहले जवाब से यहां क्या हो गया था जो अगले से हो जाएगा? खैर, इंडिया की मॉक ड्रिल्स को लेकर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, सब लोग बड़े चौकन्ना हैं। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का भी बयान आया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत अब कभी भी हमला कर देगा, इंडियन फोर्सेस एलओसी पर कहीं भी अटैक कर सकती हैं। यही थे वो मंत्री जिन्होंने पहले 24-48 घंटे की डेडलाइन दी थी, वो स्टेटमेंट दिया था। अब क्या कह रहे हैं सुनिए आप। पाकिस्तान कितना फालतू किस्म का मुल्क है और इनके पास कितना टाइम है, आप अंदाजा इस बात से लगाइए। भारत के रक्षा मंत्री कहां हैं, क्या कर रहे हैं, विदेश मंत्री कहां हैं, क्या कर रहे हैं, आपको मालूम है? हमें भी नहीं मालूम। जब कोई खबर आती है तो पता चलता है। ये दिन के 24 घंटे में से 12 घंटे टीवी में बैठे रहते हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं। रक्षा मंत्री है देश के, कह रहे हैं जंग होने वाली है, भारत हमला करने वाला है, तुम्हारे पास टीवी में बैठने का टाइम है। यही आपको बता रहा है इनकी सीरियसनेस, इनका प्रोफेशनलिज्म, ये आखिर कितने क्वालिफाइड लोग हैं, इसी से आपको पता चल जाता है। बैल साहब, बिल्कुल, अगर ये इस तरह की बातें करते हैं और ये जो हवा फैला रहे हैं तो फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में क्यों गए? Exactly. और वहां पे मुंह की खानी पड़ी इनको। क्या बोला उन्होंने वहां पे? सारे देशों ने बोला कि पहले तो पहलगांव इंसिडेंट जो है वो नहीं होना चाहिए था। दूसरा बोला इनको कि आप क्यों उसका एस्केलेट कर रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स और मिसाइल टेस्ट करके। उनको समझाया कि आप एस्केलेटरी लैडर में आप बढ़ा के जा रहे हैं। और जब उन्होंने बात करी फॉल्स फ्लैग की तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। क्या प्रूफ है आपके पास? कहीं ना कहीं कोई आउटकम ही नहीं था, कोई स्टेटमेंट नहीं थी, कोई प्रेस रिलीज नहीं थी। क्लियरली जो पाकिस्तान का प्लान था वो फेल हो गया था। दुनिया इनको बोल रही थी आप भारत से बात करो और जो आतंकी है उनको देने की बात बड़ी करो। इंपॉर्टेंट बात आपने बताई, मैं उसका बैकग्राउंड दे देता हूं। पाकिस्तान गया था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, वहां जाकर इसने कहा कि मुझे क्लोज डोर मीटिंग करनी है। मतलब वो सबके सामने नहीं होगी। ये जो मेंबर हैं, मेंबर स्टेट्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल की, वो अलग बंद कमरे में बैठे, हमें बात करनी है भारत के बारे में। आ गए सब लोग वहां। उन्होंने जो अभी एयर कमोडोर साहब ने आपको बताया, दुनिया के देशों ने इनसे कहा ये तुम फॉल्स फ्लैग जो भारत पर आरोप लगा रहे हो, घटिया आरोप कि उसने अपने लोगों के ऊपर हमला करा दिया, उसने कहा ये इसको किसी ने नहीं माना। पाकिस्तान से ही पूछा कि तुम ये मिसाइलें इस वक्त क्यों टेस्ट कर रहे हो, तुम्हारे हर नेता मंत्री आकर के ये न्यूक्लियर थ्रेट जो है दुनिया को वो क्यों दे रहा है। तो जो ये सोचकर मीटिंग कॉल की थी पाकिस्तान ने कि भारत पर दबाव बनेगा, उल्टा सवाल पाकिस्तान से ही पूछे गए उस पूरी मीटिंग के अंदर। जनरल साहब, बिल्कुल कोई शक नहीं सौरभ कि चोर की दाढ़ी में तिनका जो मकसद था पाकिस्तान का, वो मकसद हल नहीं हुआ, बल्कि सब ने पाकिस्तान के ऊपर बरस पड़े। जो मकसद उनके मौलाना जो चीफ हैं आसिम मुनीर, हमेशा मुनीर जो हैं, वो जिस प्रकार से सोचते थे कि शायद भारत को हम बांट पाएंगे हिंदू और मुसलमानों के बीच, वो हो न सका। इतना मैं कहूँगा एकजुट भारत बहुत सालों के बाद देखने को मिला कि सब कोई भारत के अंदर एक इकट्ठा है और पाकिस्तान अगर कोई भी नापाक हरकत करता है तो उसको पूरा जवाब देने के लिए तैयार। एक स्टेटमेंट और है इनके ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर का, वो भी सुना दीजिए। एयर मार्शल साहब कह रहे हैं हमारी वायुसेना को एज है भारत के ऊपर। बिल्कुल, कहने में क्या हर्ज है और कहने में लगता क्या है। जहाज उठा के भाग गए, पसनी पर हमने देखा क्यों भागे। अगर एज थी तो भागने की जरूरत क्या थी? एज सिर्फ जहाज की थोड़ी ना, एयर डिफेंस लेयर की क्या एज है? कहां पर इनके मिसाइल्स और वो है, कहां पर इनका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, कहां पर इनका इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है? इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी? तो सवाल यह है कि ओवरऑल जो पैकेज का जो फॉर्मेशन होता है, जिसमें सारी चीजें सम्मिलित होती हैं, स्पेस एसेट से लेकर के ये जो मैंने आपको IW, EW और बाकी चीजें बताई, एयर डिफेंस लेयर, वो नेटवर्क बहुत ही वीक है। तो जहां तक सवाल है, इस तरह की धमकी देने के लिए अगर आपके पास अच्छी ताकत होती है तो आप धमकियां कम देते हैं और इतना डरते भी कम हैं। हर 2 दिन पर आप कह दे रहे हैं कि हमला होने वाला है। अरे हमला होने वाला हम आपसे पूछ के करेंगे, आपके कहने पे करेंगे? हम अपनी मर्जी से करेंगे। जब हमें अपनी मर्जी से करना, अपनी तैयारी करिए, आराम से तैयारी करिए, हम आ रहे हैं। अरे सबसे अच्छा, कौन ऐसे अनाउंस करता है एक कोई देश का डिफेंस मिनिस्टर टीवी पे जाके कहे 24 घंटे में हमला होने वाला है? इसका मतलब देश को पैनिक में डाल। सौरभ, आपने एक बहुत अच्छी बात कही जो पहले आपने कही थी, पता नहीं जनता तक उतनी अच्छी पहुंची कि नहीं पहुंची, कि इसका मतलब प्लानिंग कुछ नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई प्लान नहीं है, सब खाली बैठे हैं तो टीवी पे आ गया। इस वक्त आपको अपने सेनाओं के साथ है,
क्या प्लान है, कैसे बचाएंगे, क्योंकि गलती तो उन्होंने की है और हर जगह मार खा रहे हैं। यूएनएससी में भी मार खाए हैं। वो जो कमरा बंद हुआ लेकिन इनकी आवाज को भी बंद कर दिया। जनरल साहब, आ रहा हूं, आपके पास एक खबर आ रही है जम्मू से। जम्मू की एक स्कूल की तस्वीर आपको दिखाता हूं जहां पर कुछ छात्राएं हैं, उनको मॉक ड्रिल की ट्रेनिंग दी गई है। तो ये हम सब भी जाने कैसे ये प्रिपेयर किया जाएगा इसके लिए लोगों को। एक गर्ल्स स्कूल था जहां पर ये सायरन बजाया गया, खतरे वाला सायरन, और मॉक ड्रिल के दौरान तैयारियां की गई। पीछे भी हमारा एक रास्ता है और नीचे बेसमेंट कुछ है। बिल्कुल आंखें ऐसे करके, कान बिल्कुल बंद, क्योंकि आवाज आएगी ना वैसे सिचुएशन में, तो आपने बिल्कुल कानों को बंद कर रहे हैं, एक सेफ प्लेस पे ऐसे आ जाए। हमें अंदर यहाँ पर ये भी है, अगर ये खुला होता तो हम आपको बताते। यहाँ से अंदर आप पीछे भी हमारा एक रास्ता है और नीचे बेसमेंट कुछ है। बिल्कुल आंखें ऐसे करके, कान बिल्कुल बंद, क्योंकि आवाज आएगी ना वैसे सिचुएशन में, तो आपने बिल्कुल कानों को बंद कर रहे हैं, एक सेफ प्लेस पे ऐसे आ जाए। ये देखिए, ये एक स्कूल के अंदर ट्रेन किया, टीचर्स ने बड़े अच्छे से समझाया। सायरन बजी तो क्या करना है, डेस्क के नीचे चले जाना है अपने आप को बचाने के लिए। ग्राउंड में अगर है तो बैठ जाना है, बड़ा लो बैठ जाना है, कान बंद कर लेने हैं, सर नीचे झुका लेना है। ये सब इस मॉक ड्रिल का हिस्सा है। बच्चों को तो जिससे भी स्कूल का पीरियड जो है वो खत्म हो, उसमें मजा मौज मस्ती लगती है, लेकिन ये बड़ी सीरियस चीज है। जनरल साहब, ये बहुत अच्छा एक विजुअल आपने अभी दिखाया है और ये आई थिंक पूरे देश में बाकी स्कूल्स को भी देखना चाहिए कि इस प्रकार का एक सिस्टम है, एक प्रोसीजर है जो सारे बच्चों को स्कूल्स में, कॉलेजेस में ये प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो अंडरग्राउंड शेल्टर्स होते हैं जहाँ पर भी हैं, उस अंडरग्राउंड शेल्टर्स का हमको इस्तेमाल करना चाहिए, बिकॉज वो आपकी सेफेस्ट जगह है। अगर कोई भी एयर स्ट्राइक होता है, एयर रेड होता है, तो सबसे सेफेस्ट आपका है आपके जो अंडरग्राउंड शेल्टर्स। और दूसरा ये जो पाकिस्तान के मिनिस्टर्स के ऊपर मैं कुछ कमेंट करना चाहूँगा। देखिए, आज पाकिस्तान की मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस अगर आप देखें, उनके मिनिस्टर्स भी जानते हैं, क्योंकि पाकिस्तान फौज उनको धोखे में नहीं रख सकती, उनको बताना पड़ेगा कि हमारी ये प्रिपरेशन क्या है। और इस हिसाब से हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड को, रशिया में भी, रशिया का जो एम्बेसडर है पाकिस्तान में, उसने भी पाकिस्तान का जो एम्बेसडर है रशिया में, उसने भी ये एक स्टेटमेंट अपना दिया है कि हम ये लड़ाई नहीं चाहते, पर अगर हमारे पे हमला होगा तो हम न्यूक्लियर जाएंगे। तो ये जितने भी मिनिस्टर्स हैं ये न्यूक्लियर ब्लफ की तरफ हमको लेके जा रहे हैं और डराने की कोशिश कर रहे हैं भारत को कि आप अगर हमारे पे हमला करेंगे तो आपको हम एक जवाब दे सकते हैं न्यूक्लियर। बट ये पाकिस्तान जानता नहीं है कि भारत भी न्यूक्लियर है, और अगर पाकिस्तान का पॉलिसी है कि वो फर्स्ट यूज वार करेगा, तो भारत की पॉलिसी है सेकंड स्ट्राइक की। और पाकिस्तान का जो एरिया है वो पूरा आपका नष्ट हो जाएगा। जितने वॉरहेड्स भारत के पास है, भारत का तो एक छोटा सा एरिया अफेक्ट होगा, पाकिस्तान तो पूरा खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत, अच्छा, मैंने सर इनके यहाँ किसी को सुना, कोई टीवी पर बोल रहा था, इनका एक्सपर्ट ने कहा कि भारत इसराइल नहीं है, सुन ले, और पाकिस्तान गाजा नहीं है। जब इसराइल गाजा को नहीं बर्बाद कर पाया तो तुम पाकिस्तान को क्या मारोगे? हम इसराइल से बेटर, उसने ठीक कहा, हम उनसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं इसराइल से। लेकिन आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा था, जो एक्सरसाइज हो रही है इसका मेन इंपैक्ट क्या होगा? इसका मेन इंपैक्ट ये होगा कि हमारे देश के बच्चों से लेकर के उनकी माताएं, उनके पिता, क्योंकि ये इन दो जनरेशन ने कुछ देखा नहीं है, लड़ाई नहीं देखी है, इनके माँ बाप ने भी लड़ाई नहीं देखी है। एक तैयारी होती है, एक मोरल बिल्डिंग होती है। सबसे बड़ा इसका जो फॉल आउट होगा, नेशन की बिल्डिंग होगी किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए, जो हम लोगों ने अभी नहीं बताया। ये जो उसके पार्ट्स हैं कि हमें कहाँ भाग के जाना है, हमारा सायरन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये तो हो जाएगा। मैं और उससे आगे बढ़ के कहता हूँ सर, ह्यूमन नेचर है। मुझसे मेरे कलीग ने भी पूछा कि बताइए क्या वाकई में जंग वॉर हो जाएगी? मैंने कहा कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ तो भारत करेगा ऐसा लगता है। मैंने कहा क्या हुआ? तो थोड़ी घबराहट होती है वॉर के बारे में सुन के ना, तो ये लोगों को थोड़ा सा तो दिल पक्का करना पड़ेगा। आपका देश कोई एक्शन लेने वाला है हमारी सिक्योरिटी के लिए, देश की इज्जत के लिए। शक नहीं सौरभ, प्रिपरेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। जब आप तैयार होंगे आपको कभी किसी का डर नहीं लगेगा।
आप मेट्रो स्टेशन हैं, आप जो बेसमेंट में मेट्रो स्टेशन हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जितने भी आपने देखे होंगे रूस और यूक्रेन के बीच में इतनी सारी जंग हुई, कितने लोग मरे, इतने नहीं मरे जितने मर सकते थे, क्योंकि इतना एयर रेड और मेट्रो स्टेशंस आपके हिसाब से परफेक्ट शेल्टर्स? बिल्कुल परफेक्ट शेल्टर, जो बेसमेंट में शेल्टर्स है बहुत अच्छे हैं। आप देखेंगे कि इजराइल के अंदर हर एक जो स्काई राइज बिल्डिंग्स हैं, घर हैं, उनमें बेसमेंट्स होते हैं जिसमें जाकर के परिवार छुप जाता है। अपने एलओसी के ऊपर काफ़ी सारे बंकर बने हुए हैं जहाँ पे जितने भी गांव वाले हैं वो वहाँ पर जाकर शरण लेते हैं। तो ऐसी कुछ डरने वाली बात नहीं है, लेकिन तैयारी, मानसिक तैयारी हो जाती है तो आदमी डरता नहीं है। अब सायरन सुनते हैं, जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उनमें सायरन लगे होते हैं फायर सेफ्टी के लिए, तो वो फायर सेफ्टी वाले जो सायरन हैं वो इस्तेमाल होंगे। तो ये धीरे धीरे करके जब सबको एक बात का आदी हो जाएंगे कि अगर, मैं बार बार कहता हूँ, अगर इस तरह की नौबत आती है तो डरने की बात नहीं है। आपने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया सर। स्कूल में एग्जाम देने जब जाता है बच्चा, वही बच्चा घबराता है जिसकी तैयारी नहीं होती। बिल्कुल, इसकी तैयारी होती है बहुत कॉन्फिडेंट। वेरी वेल सेड। लेकिन इनका क्या करें पाकिस्तान के मंत्रियों का? अब एक और मिनिस्टर की बात सुनिए आप, शहबाज सरकार के मंत्री हैं, ये क्या कह रहे हैं? इनका नाम है सैयद मुस्तफा कमाल। कमाल साहब ने कमाल की बात की, कहा कि हमारे यहाँ छुट्टी दे दो फौज को, इनको हमारे शहरों में घुसाने दो, भारतीय सेना को, इनको हम देख लेंगे, फौज की जरूरत ही नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है, ये न्यूक्लियर बम हमने शबे बारात में पटाखे चलाने के लिए नहीं रखे हैं। दो चीजें बोलूंगा। सबसे पहले तो ये बोलूंगा कि ये मिनिस्टर साहब जितने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इनमें से किसी ने भी कभी आर्मी की ट्रेनिंग की है या आर्मी ज्वाइन की है? क्या वो देश के लिए लड़ने को तैयार हैं? क्या वो खुद आगे बॉर्डर पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे? ये इसका कोई जवाब नहीं मिलेगा आपको। दूसरा था एक एमपी से, उसने कहा नहीं मैं तो लंदन जाऊंगा, भाग जाऊंगा। बिल्कुल। और दूसरी, ये हमेशा बोलते हैं कि हम न्यूक्लियर बम फोड़ देंगे। हमने कई बार इसका डिस्कशन किया कि इस बम की तो तब तक वैल्यू है जब तक इसका इस्तेमाल नहीं है। और भारत को तो अमेरिकन साइंटिस्ट ने भी कहा इनके पास 180 और उनकी यील्ड इनसे ज्यादा है। और दूसरी चीज जो जनरल साहब बड़ी क्लियरली बता रहे थे कि जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हमारी सबमरीन लॉन्च वेपन सिस्टम से है, जो K4 मिसाइल जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर है, इनका तो कोई कोना जो देश का है वो हमारे रेंज के अंदर है, सारे के सारे कोने। यानी कि अगर पाकिस्तान कभी भी ये सोचता है कि वो न्यूक्लियर बम इस्तेमाल करेगा तो पाकिस्तान का कुछ भी नहीं बचेगा। और कई इंटरनेशनल एनालिस्ट हैं, वो कहते हैं ये सिर्फ गीदड़ भपकी है, ये कभी भी इस बम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये अपने देश को बर्बाद नहीं होने देंगे। साहब डर है, ये डर है जो ये बार बार न्यूक्लियर में क्यों बोलता है कोई? ये न्यूक्लियर पॉलिसी होता है नो फर्स्ट यूज। और जब हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन, वी से क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, ये जो बार बार बात कर रहे हैं सारे साहब लोग, क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, अगर वो करता है तो यू कैन स्ट्राइक बैक। मतलब पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान घबराया हुआ है। और ये जितनी बातचीत हो रही है, एक बौखलाहट पाकिस्तान से नजर आ रही है। सौरभ, ये सिर्फ इसलिए है कि ग्लोबल ऑडियंस को लेके बात की जा रही है, इससे कोई मतलब नहीं है पाकिस्तानी आवाम से जो ऑलरेडी डिसएंचेंटेड है, हमसे भी कोई मतलब नहीं है। ये औरों कह रहे हैं आइए बचाइए, ये वो गुहार है, सिर्फ उसकी आवाज हमारे समझने के लिए जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, इंडियन व्यूअर्स, ये जो मॉक ड्रिल कल हम करने जा रहे हैं, ये कोई इंडिकेशन है कि भाई अब हो नहीं जा रहा है कुछ? नहीं, देखिए ऐसा है, मॉक ड्रिल को हम ये मान के चलते हैं, अगर हम अपना शांतिपूर्वक सोचें, हम अपनी तैयारी मुकम्मल रखेंगे। हमारे पास जो पैसिव एयर डिफेंस के मैकेनिज्म्स हैं, जो हमारे उसका तंत्र है, सायरन्स हैं या रेडियो मैकेनिज्म जो उसके कम्युनिकेशन के हैं या मेडिकल इवैक्यूएशन की है, जगह मार्क्ड है, वो सब करके रखेंगे। और कैसे अब जो चीज़ें हमारी हैं उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मेट्रो आ चुका है तो मेट्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बताया था जनरल साहब ने। तो ये सारी चीज़ें कैसे व्यवस्थित होंगी, उस व्यवस्था की, होमगार्ड्स की जो रोल है। सर, इसमें एक चीज़ और है, आपको समझनी पड़ेगी। आज हम बोलते हैं कि लड़ाई नहीं होगी, पर हम इसको ऑर्केस्ट्रेट नहीं कर सकते, हम इसको एक इस क्लैरिटी के साथ नहीं बोल सकते, क्योंकि एक फ्लैश पॉइंट आपको चाहिए खाली और इसको लड़ाई शुरू हो सकती है। इसीलिए ये सारी जितनी भी डायनेमिक सिचुएशंस होती हैं, ये आपके हाथ में नहीं होती है, क्योंकि अगर आपने अटैक किया पाकिस्तान पे और पाकिस्तान का रिपोस्ट हुआ और वो उस तरीके का रिपोस्ट हुआ कि लड़ाई आपकी छिड़ गई, तो उसके लिए ये ड्रिल्स की जा रही हैं। हम, भारत पाकिस्तान के ऊपर लड़ाई नहीं कर रहा है, हम तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान के जवाबी कार्रवाई की और अपनी कार्रवाई की, और इसीलिए
हम अपने लोगों को साइकोलॉजिकली भी ट्रेन कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सौरभ, हम इसमें उनको एक तैयार चीज- होने के लिए बता रहे हैं। वेरी श्योर। इसमें एक चीज आती है कि अगर आप देखें 1971 में भी उन्होंने प्रीएम्प्ट किया। हमने तो सोचा था कि हम बाद में 6 महीने के बाद करेंगे और 6 महीने को भी हमने एक्सटेंड कर दिया, लेकिन किसने प्रीएम्प्ट किया, किसने एयर स्ट्राइक्स भेजी? उन्होंने श्रीनगर, पठानकोट, अमृतसर, अंबाला, यहां तक कि वो साउथ में भी चले गए और कई बेसेस जो हमारे राजस्थान के हैं, चाहे वो जैसलमेर है, उत्तरलय है या जोधपुर है, उन पे भी हमला किया। तो मेरा कहना यहां पे है कि अगर हम तैयारी नहीं रखेंगे और पाकिस्तान ने डर के, क्योंकि एक वीक आदमी ये सोचता है कि अगर मैं पहले अटैक करूंगा तो हो सकता है इनके ऊपर नुकसान कर सकूं, प्रीएम्प्ट करने की कोशिश की, तो हम तैयार हैं आज। चलिए ठीक है, और एक ब्रेक का वक्त है व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान में कौन कौन से टारगेट इस वक्त भारतीय एयरफोर्स, भारतीय फौज, भारतीय नौसेना इनके निशाने पर हो सकते हैं। मैं आपको अलग मैप के जरिए वो चीजें बताऊंगा। और हाफिज सईद का बेटा क्यों डर गया भारत की जंगी तैयारी से, अब क्या कह रहा है, उसकी बात भी बताएंगे आपको एक ब्रेक के बाद।